प्रणाम, नमस्ते। कॉन्साइंस एंड कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट साइंस फॉर स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के लिए कॉन्साइंस यानी कि अंतःकरण एवं कॉन्शियसनेस यानी कि जागृति का विकास करने के लिए विज्ञान सिस्टम। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बताया गया है कि विद्यार्थियों का सर्वांगी विकास करना जरूरी है, तो भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में जो बताया गया है उसमें बहुत ही बेनिफिशियल या विज्ञान के बारे में आज आपको बताऊंगा। जितने भी पेरेंट्स हैं, टीचर्स है, प्रोफेसर है, वे सब यह विज्ञान की माहिती लेकर विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। तो आज हम इस विज्ञान के बारे में थोड़ा जानेंगे कि क्यों यह विज्ञान की ज़रूरत है। सर्वप्रथम यह जो पूरा विज्ञान है उसका नाम है कल्पद्रुम विज्ञान, और इसकी जो सिस्टम प्रणाली डेवलप की है उसका नाम है कल्पद्रुम विज्ञान प्रणाली। यानी कि एक ऐसी सिस्टम डेवलप की गई है जो विद्यार्थियों को सर्वांगी बनाती है। कुछ ना कुछ जो कमी होती है या कमी नहीं होती है, तो विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए यह विज्ञान मदद करता है। तो पहले हम देखेंगे कि समस्या क्या है, विद्यार्थियों को क्या समस्या है। सामान्य रीत से हम देखेंगे तो समस्या विद्यार्थियों को 4 प्रकार की हो सकती है। इसमें से पहला है मन में आ रहे अतिरिक्त या बिना काम के विचार। दूसरा है अविकसित निर्णय शक्ति। अविकसित निर्णय शक्ति यानी कि डिसीजन न ले पाना, जिसमें अच्छा होता है वैसा डिसीजन न ले पाना। तीसरा है चित्त में अनावश्यक या ज़्यादा भराव यानी कि ज़्यादा संग्रह। और चौथा है नकारात्मक अहंकार। ये 4 जो बात है, इसकी समस्या विद्यार्थियों को कम या ज़्यादा हो सकती है। तो हम ये जो सारी समस्या है, प्रॉब्लम्स है, इसके बारे में शॉर्ट में, संक्षिप्त में देखेंगे। पहला है अतिरिक्त विचारों से जो मुख्य 5 नुकसान होता है विद्यार्थियों को, वह देखते हैं। नंबर 1, अतिरिक्त विचारों से उत्पन्न अनेक विचारों पर समय बर्बाद करना। यानी विद्यार्थियों को मानो कोई एक विचार आया, एक थॉट्स आया जो बिना काम का है। एक जो विचार बिना काम का आता है, इसके पीछे पीछे हजारों थॉट्स आते हैं। इसके पीछे विद्यार्थी का समय खराब होता है, समय चला जाता है। दूसरा, कार्य एवं लक्ष्य के विचारों में रुकावट आना। विद्यार्थी यानी इसका कार्य है पढ़ना या कोई भी इतर एक्टिविटी जो उसके सर्वांगी विकास के लिए है, रमत गमत हो या कुछ भी हो। तो ये जो कार्य है विद्यार्थी का, उसमें और लक्ष्य के विचारों में, दोनों के लिए जो विचार होते हैं, लक्ष्य यानी उसका गोल होता है, एम होता है, उसमें रुकावट आना, उसमें रुकावट आती है। बिकॉज जो बिना काम के जो थॉट्स है उसमें समय चला गया, तो जो काम के थॉट्स है वो दब जाएंगे, इसके ऊपर एक्शन नहीं होगा तो वो फेल हो जाएगा, इसमें रुकावट आएगी। तीसरा है व्यर्थ विचारों में मन में चिंता होना। जो व्यर्थ यानी बिना काम के विचार आते हैं तो उसमें चिंता होती है, बिकॉज वो काम का नहीं है, इसलिए उसको भार रूप लगता है विद्यार्थियों को। लेकिन उसमें से निकलने का कोई उपाय नहीं होता है, तो वो चिंता करने लगता है कि क्यों ऐसे थॉट्स आते हैं और मुझे जो करना है वो क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसे चिंता का जन्म होता है, एंजाइटी का, जो उसको भी नहीं पता होता है कि ये एंजाइटी है, ये चिंता है। चौथा है लघुता ग्रंथि का अनुभव। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की फीलिंग आती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, या तो मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, नहीं बढ़ सकता हूँ। ऐसी लघुता ग्रंथि इसके मन में आ सकती है। 5वां है समस्या, जो 5वीं समस्या है, 5 मुख्य समस्या है, उसमें से 5वीं समस्या है उदासीनता। राइट, उदासीन हो जाता है मन, और इसके चेहरे पे जो उजास होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, वो चला जाता है, उदासीनता छा जाती है। तो अतिरिक्त विचार जो मन में आते हैं, उससे 5 बड़े नुकसान
मुख्य नुकसान होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नुकसान होते हैं, लेकिन हमने 5 नुकसान यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको 5 नुकसान एक और है। दूसरा, अविकसित निर्णय शक्ति से मुख्य 5 नुकसान कौन से हैं? यानी कि निर्णय शक्ति जो होती है, डिसीजन पावर होता है, वो डेवलप यदि नहीं है तो उससे क्या नुकसान होता है? इसमें पहला है सही समय पर सही निर्णय न लेने से गलत दिशा में जाना। देखिए, समय तो जाएगा, यदि सही समय पर सही निर्णय न लिया तो कुछ ना कुछ कार्य तो वो करता ही रहेगा। तो स्वाभाविक है कि लक्ष्य की ओर न जाने की बजाय गलत, यानी कि जो बिना काम की जो एक्टिविटी है उसमें समय बर्बाद हो जाएगा। तो सही समय पर सही निर्णय न लेने से गलत दिशा में जाना, गलत यानी कि बिना काम की, जिसमें से उसको उसका लक्ष्य अचीव नहीं होने वाला है, उसमें वो चला जाता है। दूसरा, किसी भी काम का समय पर पूरा न होना। कोई भी कार्य जो करता है वो समय से पूरा नहीं होता है, समय पर पूरा नहीं होता है, बिकॉज ऑफ ये जो बिना काम के विचार, इसके पीछे की सब प्रोसेस शुरू हो जाती है, राइट। तो उसकी इफेक्ट निर्णय शक्ति, डिसीजन पावर पर पड़ती है। तो डिसीजन पावर की असर कार्य पर पड़ती है। तो ये किसी भी काम का समय से पूरा न हो पाना। तीसरा, अनुचित निर्णय से हानि। देखिए, वो तो ठीक है कि बिना काम का वो जो आया थॉट्स, इसके पीछे निर्णय भी नहीं लिया गया अच्छे से, तो समय चला गया। लेकिन इससे विपरीत भी हो सकता है, गलत थॉट्स आया यानी बिना काम का थॉट्स आया, तो इसके आधार पे वो अनुचित निर्णय ले लेगा, डिसीजन ले लेगा, तो इससे हानि होगी, राइट, विपरीतता होगी। तो ये नुकसान भी हो सकता है। चौथा, सार असार का भेद जानने में असमर्थता। सार असार का भेद जानने में असमर्थता, यानी स्वयं इंडिपेंडेंटली जो विद्यार्थी है वह सार क्या है, असार क्या है, यानी कि वह कौन सी चीज़ है जिसमें से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, जो मेरी तरक्की करवा सकता है, विकास करवा सकता है, वो क्या है, और ऐसा क्या है कि जो बिना काम का है, जो मेरे विकास को, सर्वांगीण विकास को रोकता है। तो वो जो सार और असार वाली जो बात है, वो सार असार का भेद जानने में असमर्थता। और पांचवा है विवेक और विनय का अभाव। विनय और विवेक तो वो बाह्य कैरेक्टर तो है, लेकिन भीतर का विवेक, भीतर का विनय जो होता है उसका अभाव हो जाता है। जिसको विवेक की बुद्धि कहते हैं, जिसको प्रज्ञा शक्ति कहते हैं, वह उदित नहीं होती है, बाहर नहीं आती है। तो ये हमने देखे अविकसित निर्णय शक्ति के मुख्य 5 नुकसान। अभी हम तीसरा देखेंगे, चित्त के अत्यधिक या व्यर्थ संग्रह से 5 प्रमुख नुकसान। 5 मुख्य नुकसान किससे? चित्त के अत्यधिक या व्यर्थ संग्रह से। इसमें पहला है ग्रहण शक्ति का कम होना, ग्रास्पिंग पावर जो होता है वो कम हो जाता है। दूसरा है याददाश्त यानी मेमोरी का कमजोर हो जाना, याद शक्ति कम हो जाना। तीसरा है चित्त का बाहर भटकना। बच्चा पढ़ता तो है, क्लास में तो बैठता है या होमवर्क करता है, हाथ में बुक भी है, नोट है, लेकिन चित्त बाहर भटकता है। तो ये चित्त में जो अत्यधिक या व्यर्थ संग्रह होता है, इससे ये नुकसान होता है, बिकॉज बिना काम का जो भी होगा वो उसको कैच करेगा और वहाँ पे चित्त भटकता रहेगा, तो जो काम की बात है वो चली जाएगी। अभ्यास में आनंद न आना। इतना जैसे हम हर रोज स्नान करते हैं, शरीर को स्वच्छ रखते हैं, कपड़े को स्वच्छ रखते हैं, वस्त्रों को, वैसे चित्त में जो अभी तक गया है अंदर, वो जो है वो संग्रह, इससे क्या होता है कि विद्यार्थियों को डल करता है। आनंद में बाधा आती है, वो आनंदित होकर पढ़ता नहीं है या कुछ भी नहीं करता है, राइट। तो अभ्यास में आनंद न आना। पांचवा जो नुकसान है वह है आंतरिक गुण, यानी भीतर जो वैल्यूज है, कैरेक्टर है, उनके जो मॉरल्स है, आंतरिक गुण, कौशल, यानी उसकी जो एबिलिटी है, क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता का बाहर न आना। ये सारी चीजें, बहुत सारे गुण अंदर होते हैं, वह बाहर नहीं आता है चित्त की अशुद्धि से। और 4 नकारात्मक अहंकार से 5 मुख्य नुकसान। नेगेटिव ईगो,
देखिए, ईगो खराब नहीं है, राइट, जिसको हम अस्मिता बोलते हैं, अस्मि बोलते हैं, अच्छे कार्यों के लिए तो ये जरूरी है। लेकिन यदि वो नेगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया, तो 5 मुख्य नुकसान यह होते हैं। एक, हठाग्रह ही बन जाता है विद्यार्थी, मतलब हठ जो करता है उसको प्राप्त करके ही छोड़ता है, और यदि नहीं प्राप्त होता है तो उसको वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, तो घृणा भी उत्पन्न होती है, गुस्सा भी आता है। और 4, सकारात्मक इच्छा शक्ति का अभाव। देखिए, नकारात्मक अहंकार होता है तो सकारात्मक इच्छा शक्ति का अभाव हो जाता है। और 5वां, सकारात्मक लक्ष्य प्राप्ति में बाधा, राइट, जो उनका लक्ष्य है जीवन का, आगे बढ़ने का, सर्वांगी होने का, उसमें भी बाधा आती है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है नेगेटिव ईगो का। ये जो हमने देखा वो प्रॉब्लम्स था, समस्याएं थी, राइट, उससे क्या नुकसान हो रहा है वो हमने देखा। अभी ये सारी चीज़ जो है वो दूर करने के लिए क्या ज़रूरत है वह हम देखेंगे। पहला, मन में आने वाले अतिरिक्त विचारों को खत्म करने की ज़रूरत है, राइट। तो वो कैसे किया जा सकता है? नंबर 1, निश्चित लक्ष्य को एस्टैब्लिश करना, कोई एक लक्ष्य स्थापित करना। दूसरा, विचारों का अवलोकन करना, यानी जो भी थॉट्स आते हैं उसको ऑब्जर्व करना, अवलोकन करना। तीसरा, विचारों का विभाजन करना, यानी कि थॉट्स को बाइफरकेट करना, कौन से काम के हैं, कौन से बिना काम के हैं। चौथा, विचार पर मनन और चिंतन करना, जो भी थॉट्स आते हैं बाइफरकेट करने के बाद उसके ऊपर मनन और चिंतन करना। और 5वां है काम के एवं अच्छे विचारों का निर्वाह करना, राइट, उसको संभालना, उसको रखना। तो ये जो ज़रूरत है वो समस्या दूर करने के लिए। दूसरा, बुद्धि में निर्णय लेने की शक्ति विकसित करने की ज़रूरत है, राइट। बुद्धि में, इंटेलेक्ट में डिसीजन पावर को विकसित करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए क्या करना होगा, क्या करना चाहिए? एक लक्ष्य के साथ समय की योजना बनाना, मतलब कोई एक ही लक्ष्य एस्टैब्लिश करना है, उसकी योजना प्लानिंग करना है। दूसरा, समय के अनुसार कार्य का बंटवारा करना। देखिए, पूरा 24 आवर्स है उसको विभाजित करना, टाइम टेबल बनाना, उसके अनुसार एक्शन लेना, कार्य को उसमें बांटना। तीसरा है अच्छे लाभकारी निर्णय लेने की शक्ति का विकास करना। अच्छे लाभकारी निर्णय जिसमें से बेनिफिट्स होने वाला है, विकास होने वाला है, फायदा होने वाला है। अच्छे लाभकारी निर्णय लेने की शक्ति का विकास करना, ऐसा करना चाहिए। चौथा, सार और असार का ज्ञान कराना। वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि सार क्या है और असार क्या है, उसका ज्ञान बच्चों को करवाना। 5वां, विनय और विवेक का ज्ञान कराना। विवेक क्या है, अविवेक क्या है, विनय क्या है, अविनय क्या है, उसका ज्ञान कराना। तीसरा, चित्त में ज़्यादा या बिन जरूरी संग्रह से होने वाले 5 बड़े नुकसान से बचने की ज़रूरत यह है। क्या करना चाहिए, कौन सी ज़रूरत है बच्चों को, विद्यार्थियों को? 1, ग्रहण शक्ति के विकास के लिए चित्त की एकाग्रता। ग्रहण शक्ति के विकास यानी वो जो ग्रहण करता है, ग्रास्पिंग करता है, उसको डेवलप करने के लिए चित्त की एकाग्रता को बढ़ाना चाहिए। यह इसका समाधान यानी ज़रूरत है। दूसरा, स्मरण शक्ति विकसित करने के लिए चित्त को शुद्ध करना। देखिए, चित्त को भी शुद्ध करना पड़ेगा। योग में कहा गया है चित्त वृत्ति निरोधः। तो जहाँ पे हमारा लक्ष्य है वहाँ पे ले जाने के लिए उसका निरोध, यानी कि जो बिना काम के जो इनटेक है, फीड है, वहाँ से रिवर्स करके जो काम के है विचार उस पर ले जाना। दूसरा, स्मरण शक्ति विकसित करने के लिए चित्त को शुद्ध करना। चित्त शुद्ध होगा तभी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। तीसरा, भटकते चित्त को रोकने के लिए ध्यान, मेडिटेशन। बच्चों के लिए अलग प्रकार का ध्यान होता है, तो ध्यान के भी बहुत प्रकार होते हैं, तो वह ध्यान उनको करवाना चाहिए जो बच्चों को विद्याभ्यास में आगे बढ़ाएं। चौथा, चित्त वृत्ति को संतुलित करके आनंद को बाहर लाना। देखिए, चित्त वृत्ति दोनों तरफ जाती है, एक अपने मूल जो चैतन्य है उस तरफ, और दूसरा बाहर तरफ।
तो इसको संतुलित बैलेंस करनी पड़ेगी, तब जाके उसको आनंद आएगा। राइट, बाहरी पदार्थों में से आनंद नहीं आता है तो भीतर ऐसा क्या उसको सिखाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा कि उसको आनंद आता ही रहे, जिसकी असर इफेक्ट बाहर की जो उसकी क्रिया है, कर्म है, अभ्यास है, उस पर पड़े। 5वां, आंतरिक गुण, कौशल, रचनात्मकता को बाहर लाने के लिए चित्त शक्ति को बाहर लाना। तो चित्त की शक्ति कैसे बाहर आ सकती है, उसके जो भी उपाय है वो करके वो बाहर लाना है, तब जाके उसके भीतर पड़े अनंत गुण, कौशल्य, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, जो भी एबिलिटी है, वो बच्चों के अंदर जो अनन्यता है, यूनिकनेस है, वो बाहर आती है। चौथा, नकारात्मक अहंकार से होने वाले 5 मुख्य नुकसान से बचने के लिए यह जरूरत है कि नकारात्मक अहंकार को ट्रांसफॉर्म करके, बदल कर, परिवर्तन कर सकारात्मक अहंकार में तब्दील करना, बदलना, यानी सकारात्मक अहंकार को जागरूक करना। तो ये हमने 4 समस्या देखी और इस समस्या को दूर करने के लिए उनको ज़रूरत क्या है वह देखा। अब हम चर्चा करेंगे सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए। तो वो समाधानकारक होना चाहिए, रक्षात्मक होना चाहिए और आगे ज़्यादा विकास करने के लिए होना चाहिए। यानी कि प्रश्न है, प्रॉब्लम्स है तो उसका समाधान उसमें से मिले, यदि प्रॉब्लम्स नहीं है तो प्रिवेंट करें, आगे प्रॉब्लम ना आए इससे बचाएं, और तीसरा वो भी नहीं आने वाला है तो आगे विकास करने के लिए इंटेलेक्चुअल युग है तो आगे बढ़ने के लिए भी वो मदद रूप होना चाहिए, ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए। विज्ञान आधारित होना चाहिए, परिणाम युक्त होना चाहिए, यानी रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, घर पर बैठे बैठे प्राप्त किया जा सके वैसा होना चाहिए, सरल और सहज होना चाहिए, प्ले ग्रुप से लेकर कॉलेज तक के विद्यार्थियों के लिए यह सॉल्यूशन होना चाहिए। ये जो सारी जो कंडीशन है कि ऐसा सॉल्यूशन उपयोगी होता है, तो यह हमारे पास है। इसका नाम है कल्पद्रुम विज्ञान सिस्टम, कल्पद्रुम विज्ञान प्रणाली, एक अनोखी वैज्ञानिक प्रणाली, सर्वांगी जीवन विज्ञान प्रणाली, कल्पद्रुम विज्ञान। इसमें कई सारे विज्ञान इंटीग्रेट करके एक सिस्टम बनाई है, जो बच्चों को जो ज़रूरत है वही उसमें से मिलेगा और वहाँ से वो आगे बढ़ेगा। या आगे बढ़ने के लिए, सर्वांगी बनने के लिए हमारी जो यह कल्पद्रुम विज्ञान सिस्टम है वो बहुत ही लाभकारक है, इफ़ेक्टिव है, अप्लाइड साइंस है। तो यदि आप पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्कूल ओनर है, तो कोई भी इंस्टीट्यूट चलाते हैं एजुकेशन की या क्रिएटिविटी की, इतर एक्टिविटी की, जिसमें से विद्यार्थियों का विकास होता है, ऐसी कोई भी प्रवृत्ति आप करते हैं तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। आप विद्यार्थियों को, बच्चों को हमारी इस सिस्टम में सम्मिलित कर सकते हैं और उसके विकास में आप भागीदार बन सकते हैं। प्रणाम, नमस्ते, आभार।